Dr. Wise, the channel for true story lovers. परसरा सफर स्लैश बाइक ने 2 मिनट के दौरान तीसरा झटका लिया था। शायद रिजर्व पर जा रही थी। मैंने एक हाथ से बमुश्किल हैंडल संभाला, क्योंकि रेगिस्तान में बाइक चिल्लाना यूं भी आसान काम नहीं था, और दूसरे से पेट्रोल वाली चौक ऊपर करने की कोशिश की तो अगला झटका मुझे लगा। चौक तो पहले से ही ऊपर थी, मतलब पेट्रोल बिल्कुल खत्म हो चुका था। यार, ये क्या मजाक है। इसी वक्त बाइक आखिरी झटका खाकर रुक चुकी थी। वसीम और नासिर भी मेरे साथ ही नीचे उतर चुके थे। मैंने टैंक खोल कर देखा तो खाली टैंक मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। यार, तुम तो कह रहे थे कि पेट्रोल काफी है, हम आराम से मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मैंने तंजिया और कदरे गुसीली नज़रों से नासिर की जानिब देखते हुए पूछा तो वो सर कजे कर बोला कि शायद चौक खराब हो गई है, उसने पेट्रोल कम होने का सिग्नल ही नहीं दिया। वसीम भी मुंह बनाकर खड़ा था। अब क्या करना है? वसीम ने पूछा तो मैंने कहा कि अब बारी बारी बाइक को धक्का लगाओ और किसी भी तरह करीबी आबादी तक जाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मसला तो ये था कि करीबी आबादी कितनी दूर थी ये भी मालूम नहीं था। हम तीनों दोस्तों ने मुफ्त में ये अनोखा एडवेंचर शुरू तो कर दिया था, अब मुंह फैलाकर एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। रेगिस्तान में बाइक को घसीटना आसान नहीं था, ऊपर से गर्मी भी बढ़ती जा रही थी। वो कि सुबह के 11 बजे का वक्त था, लेकिन रेगिस्तान का ये हिस्सा अभी से गर्म हो चुका था। हम सादिक आबाद के सहराई हिस्से में किसी जगह पर थे। यहाँ से जुनूब की जानिब जाएं तो इंडिया की रियासत राजस्थान बमुश्किल 30-40 किलोमीटर दूर थी, और आगे की जानिब सिंध का थरपारकर का हिस्सा और पीछे बहावलपुर का चोलिस्तान था। सहरा का यह खित्ता बहुत बड़ा है, जो सिंध में हैदराबाद से लेकर पंजाब में बहावलपुर तक और सादिक आबाद से जुनूब में इंडिया तक फैला हुआ है। यहाँ से वापस घर की तरफ जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हम तकरीबन 15 किलोमीटर का फासला बाइक पर करके यहाँ तक पहुँचे थे। अब वापस जाने का मतलब ये था कि बाइक को घसीटते हुए 15 किलोमीटर रेत में चला जाता, और ये मुमकिन नहीं था। आज सुबह की बात थी जब हम तीनों दोस्तों में यानी शकील, नासिर और वसीम ने साथ मिलकर वसीम के चचाजाद से मिलने दूसरे गांव जाने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन हमने सीधा रास्ता छोड़कर शॉर्टकट अपनाया था जो उसी रेगिस्तान से होकर गुजरता था। सही से रास्ता किसी को भी मालूम नहीं था, बस अंदाजा था कि यहाँ से हम कम वक्त में मंजिल पर पहुँच जाएंगे। लेकिन बाइक ने ऐन इस वक्त धोखा दिया जब हम रेगिस्तान के बीचों बीच पुतली सी पगडंडी पर काफ़ी आगे निकल आए थे। खैर, अब जो भी था, आगे बढ़ते रहने के सिवा कोई चारा नहीं थे। 10 मिनट पैदल चलने से ही पसीना फूट पड़ा था, और फिर आगे जाकर ये कच्ची पगडंडी 3 समतों में मोड़ गई। यहाँ पर रुककर हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाँ जी, अब किस तरफ को जाना है? मैंने बाइक को स्टैंड पर लगाया और नासिर की जानिब रुख मोड़ कर पूछा तो वो कहने लगा, मेरा ख्याल है हमें बिल्कुल सीधे चलना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा आगे हमें आबादी मिल जाएगी। इसने अंदाजे की बना पर कहा था, लेकिन वसीम इस बात पर राजी नहीं था। इसका कहना था कि हमें उल्टे हाथ वाले रास्ते पर मुड़ना है, यही रास्ता हमें मंजिल तक ले जाएगा। वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं थे। गर्मी और थकावट ने दिमाग खराब कर दिया था। खैर, नासिर की बताई समत में जाने का फैसला हो चुका था, और फिर हम इधर को चल पड़े। रेत का समंदर चारों तरफ फैला हुआ था, जो सूरज की तेज शुआह से चमककर तांबे की मानिंद दिखाई दे रहा था। कुछ देर पहले फर्राटे भरती बाइक पर यह मंजर खासा हुसैन लग रहा था, लेकिन 15 मिनट पैदल चलने से रास्ते की सारी खूबसूरती कहीं पीछे ही रह गई थी। अब सिर्फ थकावट और बेचैनी बची थी, जो वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। आगे जाकर यह पगडंडी मजीद 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। यहाँ पर दोबारा कुछ देर की गर्मागर्म बहस के बाद एक रास्ते पर इत्तेफाक हुआ, और अब हम इसी पर चलते जा रहे थे। लेकिन अब कदम मजीद सुस्त हो चुके थे। यार, तुम लोग साथ पानी नहीं ला? वसीम ने हाँफते हुए पूछा तो मैंने नासिर की जानिब देखते हुए कहा कि ये बेवकूफ़ पेट्रोल नहीं भरवा कर आया, पानी कहाँ से लाएगा। सच्ची बात तो ये थी कि इस वक्त प्यास से हल्क में कांटे पड़ रहे थे और चक्कर से आ रहे थे। मैंने आसपास निगाह दौड़ाई तो कोई सायादार दरख्त नजर नहीं आया। छोटी छोटी सहराई झाड़ियां इस काबिल नहीं थीं कि हमको साया फराहम कर सकतीं।
अचानक वसीम की चीख ने हमारी तवज्जो उसकी जानिब खींची। एक तो प्यास बहुत लग रही थी, ऊपर से कोई सायादार दरख्त भी नहीं था जहां चंद घड़ियां आराम से गुजार लेते। छोटी छोटी झाड़ियां इस काबिल नहीं थीं कि हमको साया फराहम कर सकतीं। इसी दौरान वसीम की चीख सुनकर हम उछल पड़े। सुनहरे रंग का एक छोटा सा सहराई सांप उसकी शलवार से चिमटा हुआ था। वसीम ने जल्दी से शलवार को झाड़कर सांप को नीचे गिराया तो हमने सुकून का सांस लिया। सांप ने अपना सारा गुस्सा और जहर शलवार में उतार दिया था। शुक्र था कि वसीम इसके डसने से बच गया था। मैंने सुना था कि सहराई सांप बहुत जहरीले होते हैं। अब हम कुछ डर से गए थे और हमारे कदमों में तेजी आ गई थी। सबसे बड़ा मसला बाइक को घसीटने का था। रेत में इसके टायर धंस जाते थे, फिर भी हम तीनों बारी बारी इसको किसी न किसी तरह साथ लेकर जा रहे थे। मजीद काफ़ी देर चलने के बाद भी किसी तरफ इंसानी आबादी का निशान नहीं आया था। जिस जगह जाकर रुकते तो चारों तरफ गोल गोल रेतले टीले ही नजर आते थे। इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। जितना भी आगे जाते यूं लगता कि इसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर बाइक का पेट्रोल खत्म हुआ था। अब तो परेशानी काफ़ी बढ़ गई थी। दिल में अजीब अजीब से वसवसे आ रहे थे कि अगर कोई मदद ना मिली तो क्या करेंगे। फिर हम ने एक जगह पर बाइक खड़ी कर दी। अब मजीद पैदल चलना मुमकिन नहीं रहा था। सूरज अब ऊपर आ गया था और उसकी तपश हर चीज को झुलसा रही थी। फिर हम जमीन पर ही बैठ गए थे। मकसद ये था कि कुछ देर आराम कर लें और फिर आगे का प्लान करें। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मोबाइल फ़ोन तो हम तीनों के पास हैं, क्यों न किसी को फ़ोन करके अपनी सूरत हाल बताकर इससे मदद तलब करें। यह ख्याल खासा हौसला देने वाला था। मैंने दोनों साथियों को बताया तो वो कहने लगे कि यार छोड़ो, खामखा घर वालों को बताकर परेशान ना करो, हम जल्द ही किसी ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। लेकिन मैंने उनसे कहा कि ऐसा करना ज़रूरी हो गया है। फिर मैंने जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला और लॉक खोल कर देखा तो मेरा मुंह लटक गया। दोनों सिम के सिग्नल गायब थे। नासिर और वसीम ने भी अपने मोबाइल निकाल कर देखे तो वहां भी सूरत हाल यही थी। ये एक नई परेशानी थी जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा और सिग्नल की तलाश में एक ऊंचे टीले की जानिब चल पड़ा। मुझे उम्मीद थी कि थोड़ी ऊंचाई पर एक आध सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन मेरी ये कोशिश भी बेकार गई। उल्टा थकावट ही मिली थी। अब तो यूं लग रहा था कि कदमों में जान ही नहीं है। सहरा में जब इंसान भटक जाता है तो उसका दिमाग तेजी से काम करना छोड़ देता है। हर जानिब एक ही तरह के गोल गोल से घूमते हुए टीले दिमाग को चकरा कर रख देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अब काफ़ी लंबा चक्कर काट कर फिर इसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से चले थे। एक बार फिर हमने हिम्मत की और सफ़र शुरू कर दिया। नासिर कहने लगा कि रेगिस्तान में ये पुतली पगडंडियां इंसानों की बनाई होती हैं। हमारे अलावा भी कोई ना कोई यहाँ से गुजरता होगा। हो सकता है आज भी हमको कोई मुसाफिर मिल जाए और हमें मंजिल तक रहनुमाई कर दे। सहराई लोगों की याददाश्त बहुत तेज होती है और वो रास्ता नहीं भूलते। बचपन से ही वो ऐसी जगहों पर रहने के आदी होते हैं। अब हमें एक उम्मीद ये थी कि कोई सहराई या मुसाफिर हमें मिल जाए और हमें कुछ मदद हासिल हो जाए। लेकिन जब चलते चलते मजीद 1 घंटा गुजर गया तो वो उम्मीद भी दम तोड़ती नजर आई। अब सूरज पूरी तरह सर पर आ गया था। मोबाइल से वक्त देखकर पता चला कि दोपहर के 2 बज चुके हैं और हमें पैदल चलते तकरीबन 4 घंटे हो चुके थे। कई बार ऐसा होता कि आंखों के सामने अंधेरा सा छा जाता था और हर चीज घूमती हुई महसूस होती। हम इतने मोड़ चुके थे कि अब अगर वापस जाने की कोशिश करते तो यकीनन वापस भी न जा पाते। और फिर अचानक कुछ फासले पर एक सहराई दरख्त नजर आ गया। ये बहुत ज्यादा फैला हुआ तो नहीं था, लेकिन इतना बड़ा जरूर था कि हम दोपहर के 2-3 घंटे इसके नीचे आराम कर सकते थे। इस वक्त तक हमारी हालत ऐसी हो चुकी थी कि दरख्त का साया भी गनीमत लगा और हम अपने कदमों को घसीटते होते दरख्त के नीचे पहुंच गए। बाइक को स्टैंड पर खड़ा करने की हिम्मत नहीं थी। इसे जमीन पर फेंककर हम तीनों भी गिर से गए। छाँव ने काफी ज्यादा सुकून दिया था, लेकिन प्यास का इलाज पानी के सिवा कौन करे। वो यहां पर मुयस्सर नहीं था। प्यास जब ज्यादा लगती है तो इंसान का जिस्म सुस्त पड़ जाता है और उस पर थकावट और नींद का गलबा तारी होने लगता है। रमज़ान अल मुबारक में इसका तजर्बा अक्सर लोगों को होता होगा कि जब रोज़े की वजह से प्यास लगती है तो नींद भी बहुत आती है। हमारे साथ भी इस वक्त यही सूरत हाल थी।
ہمارا روزہ تو نہیں تھا، نہ ہی رمضان کا مہینہ تھا، لیکن حالت روزے دار سے بھی زیادہ خراب تھی، اور سب سے بڑھ کر پانی ملنے کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ کوئی معجزہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اور وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ پیاس اور تھکاوٹ نے ہم پر نیند طاری کر دی تھی، اور ہم تینوں بے سدھ ہو کر سو گئے۔ جس وقت میری آنکھ کھلی، سورج مغرب کی جانب ڈھل رہا تھا۔ ناصر اور وسیم دونوں ابھی تک سوئے ہوئے تھے۔ میں ان کے پیاس سے سفید ہوتے ہونٹ دیکھ سکتا تھا، میری بھی یہی حالت تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے اور مدد کہاں سے حاصل ہوگی۔ جس سفر کو ہم نے ایڈونچر کے لیے شروع کیا تھا وہ ہمارے گلے پڑ چکا تھا۔ اٹھو یار، اب کیا کرنا ہے؟ میں نے ناصر کو ہلاتے ہوئے پکارا، لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ پھر میں نے وسیم کو پکارا، لیکن اس کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ میرا دل دہل کر رہ گیا۔ ان دونوں پر ایک طرح کی غشی طاری تھی۔ میں نے ان کی نبض دیکھی تو وہ سست رفتار سے چل رہی تھی۔ پھر میں نے کوشش کر کے دونوں کو جگایا تو وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے، اور مجھے ایسے دیکھنے لگے جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ ہاں، اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میں نے تم دونوں کو شروع میں مشورہ دیا تھا کہ واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھلے سفر لمبا تھا، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتے۔ لیکن اب نہ آگے کا پتہ نہ پیچھے کا۔ بولتے بولتے میرا لہجہ خاصا سخت ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے کہا کہ اب تو واپس جانا بیکار ہے، ہم راستے میں ہی پیاس اور تھکاوٹ سے مر کھپ جائیں گے۔ آگے چلتے رہنے سے یہ امید تو ہوگی کہ کوئی آبادی مل ہی جائے گی، کیونکہ پیچھے تو ہم دیکھ آئے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے شدید غصہ آ گیا، اور میں نے کہا کہ پہلے بھی تم دونوں کی بات مان کر ہم مصیبت میں پھنسے ہیں، اب آگے بھی تم دونوں اپنی مرضی کر رہے ہو۔ میں مزید آگے نہیں جاؤں گا۔ تم دونوں نے جانا ہے تو جاؤ، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں یہاں سے واپس جانا چاہتا ہوں۔ ابھی سورج غروب ہونے میں 3 گھنٹے باقی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو میں واپس گھر پہنچ ہی جاؤں گا۔ بھلے واپسی کا راستہ لمبا ہے، لیکن یہ تو امید ہے نہ کہ میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ آگے جانے کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم اپنی منزل پر کسی انسانی آبادی میں پہنچ جائیں گے؟ یہ ریگستان بہت خطرناک ہے، ہماری ہڈیاں بھی کسی کو نہیں ملیں گی۔ اگر واپس جاتے ہوئے اپنے گاؤں کے قریب پہنچ کر میں مر بھی گیا تو کم سے کم کسی کو میری لاش تو مل ہی جائے گی۔ کم سے کم صحرائی لومڑیوں اور کوآہے کی خوراک تو نہیں بنوں گا۔ میں نے اس جگہ سے واپس موڑنے کا اٹل فیصلہ کر لیا تھا۔ وسیم اور ناصر نے میری بات ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جسم میں اب اتنی طاقت بچی ہے کہ پیچھے ہم پہنچ نہیں سکتے، آگے جانے میں کسی معجزے کی امید تو ہے نہ۔ بات بہت آگے بڑھ چکی تھی، ہم تینوں باقاعدہ لڑنے اور مرنے مارنے پر اتر آئے تھے۔ میں نے ناصر سے کہا کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے بائک میں پیٹرول چیک کر لیتے تو کم سے کم ہمارے ساتھ یہ سب تو نہ ہوتا۔ ناصر کا کہنا تھا کہ وسیم کے کہنے پر ہم نے ریگستان والا شارٹ کٹ اختیار کیا تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب تکرار حد سے بڑھ گئی تو میں نے دونوں سے کہا کہ بس فیصلہ ہو چکا ہے، تم دونوں اپنی بائک اٹھاؤ اور آگے نکل جاؤ۔ میں تو اب واپسی کی کوشش کروں گا، اگر قسمت میں ہوا تو پھر ملیں گے، ورنہ ہم سے کوئی بھی زندہ بچ گیا تو اس کی ذمہ داری ہوگی کہ گاؤں کے لوگوں کو ساتھ لے کر دوسرے ساتھی کی لاش تلاش کر کے اسے عزت سے دفن کر دیا جائے۔ ان دونوں نے بھی میری اس بات سے اتفاق کر لیا تھا، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زندہ کون بچے گا اور کون اس خونی صحرا کا شکار بن جائے گا۔ ان دونوں نے اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا اور بولے کہ ہم آگے کی جانب نکل رہے ہیں، اگر ہم کو کوئی مدد مل گئی تو فوراً تمہاری خبر لینے کے لیے واپس آئیں گے، اور اگر تم کو کوئی مدد ملی تو ہمارے پیچھے آنا، شاید کہیں سے ہمارا کوئی نشان مل جائے، لیکن بائک ہم ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اگر ہم نے زندہ رہنا ہے تو پھر بائک سے چھٹکارا پانا ضروری ہے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اسے مزید گھسیٹ سکے۔ پھر ہم تینوں نے اسی درخت کے نیچے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ ریت کی وجہ سے زمین بالکل نرم تھی۔ جلد ہی پہلی قبر تیار ہو گئی۔ یہ قبر ہماری موٹر سائیکل کی تھی۔ جاری ہے۔